My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today in this class, in this video, we will discuss about the women education in British period or women education in British India. प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है देखेंगे कि ब्रिटिश काल में भारत में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी या ब्रिटिश भारत में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से, आप सभी दोस्तों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से और आसानी से उपलब्ध हो सके और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा या वीमेंस एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड, और वी कैन आल्सो से दैट वीमेंस एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में नारी की शिक्षा की क्या स्थिति थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में जो है व्यापार करना। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, और लॉर्ड मैकाले की जो एजुकेशन की पॉलिसी थी, उस एजुकेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग लॉर्ड मैकाले चाह रहा था कि हम ऐसे शिक्षित वर्ग को तैयार करें जो कि रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन जिनकी सोच समझ जो है, जो सोचने की समझने का जो तरीका हो, जो सलीका हो सोचने समझने का, वो क्या हो, ब्रिटिशर्स की तरह हो, अंग्रेज़ों की तरह हो। क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो उनके यहाँ वे चाह रहे थे कि उनके सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए वे क्लर्क की उत्पत्ति कर सकें, बाबुओं की उत्पत्ति कर सकें। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने लागू किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्लर्क पैदा करना चाह रही थी और उस समय जो है जो कार्यालय थे उसमें जो है पुरुष ही कार्य करते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि स्त्री शिक्षा को जो है, स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर इसकी ओर रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हमें जो है जो बाबू या क्लर्क चाहिए वो पुरुष चाहिए, तो स्त्री शिक्षा पे हमें ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्त्री शिक्षा की तरफ एकदम ध्यान नहीं दिया। और इसी के कारण से, इसी वजह से जो है, इसी कारण से प्रशासकीय व्यावसायिक कार्यालयों में शिक्षित महिलाएं जॉब नहीं कर रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका कि भारत में उसमें शासन था, उसने जो है भारतीय स्त्रियों के ऊपर या भारतीय महिलाओं की शिक्षा के ऊपर रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया। और इसका प्रमुख कारण यह था कि वे अपने प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता को नहीं समझते थे, उनको जो है शिक्षित महिलाओं की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने भारत में जो है नारी शिक्षा पे एकदम ध्यान नहीं दिया। फिर भी प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो है जो हमारे भारतीय समुदाय था, भारतीय समुदाय की भी स्थिति जो है नारी शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छी नहीं थी, बल्कि स्त्री शिक्षा के प्रति जो भारतीय थी उनका दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था। इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रिय भाइयों कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी या बौद्ध कालीन शिक्षा थी या मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, तीनों काल में हम लोगों ने देखा, प्राचीन काल में या फिर मध्यकालीन काल में, जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो नारी की शिक्षा की व्यवस्था थी, वो कहीं पर भी जो है सामान्य लोगों के लिए, सामान्य परिवार के बालिकाओं के लिए उस शिक्षा की व्यवस्था किसी भी काल में नहीं थी। जो भी शिक्षा की व्यवस्था थी वो
कुलीन या संभ्रांत वर्ग के परिवारों के लड़कियों के लिए, संभ्रांत वर्ग के परिवारों की बालिकाओं के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, सामान्य जन के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और वही दृष्टिकोण जो है चलता आया। और ब्रिटिश काल जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस समय भी भारतीयों का दृष्टिकोण जो है नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा के प्रति अत्यंत रूढ़िवादी रहा। यह भी एक कारण रहा जिसकी वजह से नारी शिक्षा का विकास उस समय तक नहीं हो पाया था। सन 1938 में विलियम एडम ने लिखा कि शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को विधिपूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जो विलियम एडम का कथन है, इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ध्यान एकदम नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा की स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को विधिपूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस जो विलियम एडम का कथन है 1938 का, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उस समय भी भारतीयों का दृष्टिकोण स्त्री शिक्षा के प्रति अच्छा नहीं था, उनका दृष्टिकोण रूढ़वादी था। और उस समय तक जितनी भी संस्थाएं थी, जितनी भी देशी संस्थाएं थी, सभी संस्थाओं में पुरुषों के जो है शिक्षा की व्यवस्था थी। वो पुरुषों के लिए जो बनाई गई शिक्षा संस्थाएं थी, वहाँ पर महिला जगत के लिए या स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी के शासनकाल में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का कार्य जारी रहा और उन्होंने अनेक स्कूलों की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और कंपनी को लग रहा था कि उन्हें जो है महिलाओं को शिक्षा करने से, नारियों को शिक्षा देने से, बालिकाओं को शिक्षित करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको अपने कार्यालयों के लिए महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। परंतु उसी समय प्रिय विद्यार्थियों, जो उस समय ईसाई मिशनरियाँ थीं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो भी अपना कार्य जारी रखी और वे जो है मिशनरी के थ्रू शिक्षा प्रदान करती थी। और उन्होंने जो है ईसाई मिशनरियों ने अनेक स्कूलों की स्थापना की, अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिससे जो है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो है शिक्षा का कार्य आगे बढ़ता रहा। भारत में बालिकाओं के लिए अलग से जो पहला स्कूल था, वो 1818 में ईसाई मिशनरी रेवरेंड में चिनसुरा में स्थापित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भले से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है नारी शिक्षा, बालिका की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया था, फिर भी 1818 में जो ईसाई मिशनरी थी रेवरेंड में चिनसुरा में स्थापित किया गया। अर्थात भारत में जो पहली बालिकाओं के लिए जो पहला स्कूल खोला गया, वो 1818 में ईसाई मिशनरी रेवरेंड में चिनसुरा में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से जो ईसाई मिशनरीज थी, जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, वे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थीं। 1819 में कैरे ने श्री रामपुरा में दूसरा बालिका विद्यालय स्थापित किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, दूसरा बालिका विद्यालय भी श्री रामपुरा में जो है स्थापित हो गया 1819 में। और धीरे धीरे जो है स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा आगे बढ़ने लगी। 1820 में इंग्लैंड से मिस कुक भारत आई और इन्होंने यहाँ आते ही 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की और इसके बाद 1823 तक 14 बालिका विद्यालय स्थापित किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि जब 1820 में मिस कुक इंग्लैंड से भारत आए, तो उन्होंने जो है बालिकाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने आते ही 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की और धीरे धीरे इसके बाद जो है 1823 तक देश में 14 बालिका विद्यालय स्थापित हो गए। तो यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही प्रिय विद्यार्थियों नारी शिक्षा के क्षेत्र में। और धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है भारत में बालिकाओं की शिक्षा आगे बढ़ने लगी। मिशनरियों से प्रभावित होकर भारतीय भी आगे बढ़े और 1848 में पूना में महात्मा फुले ने एक बालिका विद्यालय खोला, जिसमें वे और उनकी पत्नी दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, जो ईसाई मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरियाँ जो है भारत में शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही थी और उससे प्रभावित होकर, उससे भारतीय भी प्रभावित हुए और उसी से प्रभावित होकर महात्मा फुले जी ने एक बालिका विद्यालय 1848 में पूना में खोला। जो 1848 में पूना में महात्मा फुले ने बालिका विद्यालय खोला था, उसमें महात्मा फुले जी और उनकी पत्नी दोनों लोग जो है शिक्षण कार्य एक साथ में किया करते थे।
तो इस तरह विद्यार्थियों क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा जो है, ईसाई मिशनरियों के अलावा जो भारतीय थे वे भी जो है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान करना शुरू कर दिए। और 1849 में कलकत्ता में बैथ्यून ने एक बालिका विद्यालय स्थापित किया और इसके बाद राजा राम मोहन राय तथा ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता क्षेत्र में कई बालिका विद्यालय खोले। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग कलकत्ता की शिक्षा की बात करें तो 1849 में कलकत्ता में J.D. बैथ्यून ने एक लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल, बालिका विद्यालय स्थापित किया और इन सबसे प्रभावित होकर के कलकत्ता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय तथा ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी कई बालिका विद्यालय खोले। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी जो कलकत्ता के क्षेत्र में या कलकत्ता में 1849 में जब बैथ्यून ने बालिका विद्यालय स्थापित किया, उसके बाद राजा राम मोहन और ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी कलकत्ता के क्षेत्र में बालिका विद्यालय ढेर सारे खोले, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। फिर विद्यार्थियों 1851 तक ईसाई मिशनरियों ने 371 बालिका विद्यालय स्थापित कर दिए थे, जिनमें 11,000 से अधिक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। फिर विद्यार्थियों, भले से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, ईसाई मिशनरियाँ जो थी, वे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर ध्यान देती रहीं और 1851 ईस्वी तक जो है भारत में जो है 371 बालिका विद्यालय स्थापित हो चुके थे, जिनमें 11,000 से अधिक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। प्रिय विद्यार्थियों, 1854 में वुड के घोषणा पत्र में आधिकारिक तौर से सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किए जाने की सिफारिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। प्रिय विद्यार्थियों, 1854 का जो समय था, जो वुड घोषणा पत्र था, ये बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा इसका योगदान रहा। वुड घोषणा पत्र में सबसे पहली बार यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया कि स्त्री शिक्षा का महत्व है, स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1854 में जो वुड का डिस्पैच रहा, वुड का घोषणा पत्र रहा, उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारा। 1854 में वुड डिस्पैच में जब स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया तो स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की सिफारिश भी वुड डिस्पैच में की गई और उसी का परिणाम रहा 1854 के वुड डिस्पैच या वुड के घोषणा पत्र का प्रभाव रहा कि लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1854 वुड डिस्पैच जो है भारत में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में इसका अभूतपूर्व योगदान रहा। इसकी अनुशंसा के आधार पर जो है भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा जो है बालिकाओं को प्रदान करने के लिए उसकी संस्थाएं खोली गई। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भारत में की गई। प्रिय विद्यार्थियों, 1882 के हंटर कमीशन ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवित होकर जोरदार शब्दों में कहा कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, 1882 में हंटर कमीशन जब आया तो वो भी जो है स्त्री शिक्षा की स्थिति देख करके द्रवित हो गई और उसने कहा कि भारत में जो स्त्री शिक्षा की स्थिति है वह अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है, अर्थात भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी दशा बहुत ही पिछड़ी हुई है, इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1882 के हंटर कमीशन ने कहा कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, जो 1882 का हंटर कमीशन है तो कमीशन ने स्त्री शिक्षा को निःशुल्क किए जाने का प्रस्ताव किया। प्रिय विद्यार्थियों, कमीशन ने कहा कि भारत में बालिका शिक्षा को अब निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए। उसने निःशुल्क करने का सुझाव दिया, साथ ही साथ सुझाव दिया कि निर्धन बालिकाओं को छात्रवृत्तियां दी जाए तथा दूर से आने वाली छात्राओं हेतु हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, जिससे जो है
ये जो अनुशंसा 1882 की हंटर कमीशन ने किया, उसके परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा के विकास को बहुत ही गति मिली। हंटर कमीशन ने कहा कि स्त्री शिक्षा की स्थिति भारत में बहुत ही पिछड़ी हुई है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसने यह भी रिकमेंडेशन दिया इस अनुशंसा की कि भारत में जो बालिकाओं की शिक्षा है उसको निःशुल्क कर दिया जाए, निर्धन बालिकाओं को स्कॉलरशिप दिया जाए, छात्रवृत्तियां दी जाए, और साथ ही साथ जो दूर से आने वाली, डिस्टेंट प्लेस से आने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से जो हंटर कमीशंस की रिकमेंडेशंस रही, जो उनके सुझाव रहे, उसका जो है बालिका शिक्षा के विकास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित करवाकर स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक धन व्यय किया, आदर्श बालिका विद्यालयों की स्थापना की और अध्यापिका प्रशिक्षण का भी प्रावधान किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1904 का जो लॉर्ड कर्जन का शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव रहा, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसने जो है बालिकाओं की शिक्षा के लिए अधिक धन व्यय करने की बात कही, साथ ही साथ आदर्श बालिका विद्यालय, आइडियल जो है गर्ल स्कूल्स को खोलने के आइडियल गर्ल्स स्कूल खोलने के बारे में कहा, और साथ ही साथ जो महिला शिक्षिकाएं थीं, जो लेडीज़ टीचर्स थीं, उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था का प्रावधान उसने किया था। अध्यापिका प्रशिक्षण का प्रावधान, आदर्श बालिका विद्यालयों की स्थापना तथा बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने की अनुशंसा लॉर्ड कर्जन ने किया। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब के अलावा जो भारत की समितियां थी, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन सभी सोसाइटियों ने, अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। अर्थात जो ईसाई मिशनरीज थी, जो ईसाई मिशनरीज के अलावा भी भारत के लोग मिशनरियों से प्रभावित हुए और वे भी जो है भारत में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। इसी कड़ी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसी अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के मार्ग को भारत में प्रशस्त किया। 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्टेप रहा कि 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज खोला गया, जो भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज रहा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही प्रिय विद्यार्थियों कि 1916 में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, जो सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज था, जिसका नाम था लेडी हार्डिंग कॉलेज। तो लेडी हार्डिंग कॉलेज के रूप में जो है भारत में 1916 में सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1916 में महर्षि कर्वे और भंडारकर के प्रयासों के परिणामस्वरूप पूना में महिला महाविद्यालय SNDT का शिलान्यास हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1916 में ही जब जो है लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना हुई, उसी समय महर्षि कर्वे और भंडारकर के प्रयासों के परिणामस्वरूप पूना में महिला महाविद्यालय, जिसको हम लोग SNDT कहते हैं, उसका भी शिलान्यास हुआ, उसका भी स्थापना हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता गया। और 1921 से लेकर के 1947 तक की अवधि में निम्नलिखित के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 1921 से लेकर 1947 अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व तक का जो समय था, उस समय में कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्य हुए, जिसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा बालिकाओं की शिक्षा या स्त्री शिक्षा की प्रगति में। क्या क्या थे दोस्तों? देखिए, सबसे पहला जो कार्य था वो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होने वाली जागृति। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है, जो उनके राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों का भी योगदान था, स्त्रियां भी उसमें भाग लेती थीं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है स्त्रियों के अंदर जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने जो है महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो है महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना हुई। तो प्रिय विद्यार्थी, जो 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की स्थापना हुई, इसका भी योगदान रहा कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति
हुई। साथ ही 1927 में 1927 में आयोजित अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन या ऑल इंडिया वीमेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बालिकाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग 1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन या ऑल इंडिया वीमेंस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया। साथ ही साथ जब द्वैध शासन की अवधि थी भारत में, तो द्वैध शासन की अवधि में भारतीय शिक्षा पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण रहा और उन्होंने जो है भारत में स्त्रियों की शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ जब प्रांतीय स्वशासन की अवधि में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, जब प्रांतीय स्वशासन का समय था देश में, उस समय भी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं की मांग होने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि उनके कार्यालय में महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रशासकीय एवं व्यावसायिक कार्यालय के लिए शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं की मांग हुई। चूंकि शिक्षित पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी मांग होने लगी, इसलिए जो है महिला शिक्षा के क्षेत्र में और अभूतपूर्व विकास प्रारंभ हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है शारदा अधिनियम बाल विवाह का निषेध। प्रिय विद्यार्थियों, एक शारदा अधिनियम बना और शारदा अधिनियम के द्वारा जो बाल विवाह को निषेध कर दिया गया। हमारे देश में जो बाल विवाह होता था, बाल विवाह भी बालिकाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा रोड़ा था, बहुत बड़ी बाधा थी, क्योंकि बालिकाओं को जो है बालिकाओं की शादी, बालिकाओं का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था, जिसके कारण जो है बालिकाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं। बालिकाएं जो है, स्त्रियां जो हैं, वे अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाती थीं, बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं क्योंकि उनका विवाह जो है कम उम्र में कर दिया जाता था। और शारदा अधिनियम के द्वारा बाल विवाह को निषेध कर दिया गया। जब बाल विवाह को निषेध कर दिया गया तो बालिकाओं की जो शादी होती थी वह कम उम्र में नहीं होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाएं जो है विद्यालय में जा करके शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। तो प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों और प्रिय भाइयों बहनों, उपयुक्त जो 7 कारण बताए गए, इन उल्लिखित कारणों की वजह से स्त्री शिक्षा के विकास में अपूर्व योगदान रहा और हमारे देश में सन 1947 में स्त्री शिक्षा संबंधी संस्थाओं की संख्या 28,196 थी और उनमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या 42,97,785 थी। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व अर्थात 1947 तक जो है भारत में जो महिलाओं की, स्त्रियों की शिक्षा संबंधी संस्थाएं थी, उनकी संख्या बढ़ करके 28,196 हो गई और बालिकाओं की, इसमें अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या 42,97,785 हो गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश भारत में जो स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था या नारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसका क्या विकास का चरण रहा। सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में उसने जो है बालिकाओं की शिक्षा या नारियों की शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके कार्यालयों में नारियों की, बालिकाओं की आवश्यकता नहीं है बाबू के रूप में, तो उन्हें नारी की शिक्षा की तरफ ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया। परंतु जो है उसी समय जो है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरियाँ थी, उन्होंने जो है बालिकाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और धीरे धीरे जो है भारत में जो है विद्यालयों की स्थापना करते गए और बालिकाओं की शिक्षा में विकास होता गया। ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर के भारत की लोग भी जो है भारत की जो संस्थाएं थी या भारत की जो बौद्धिक वर्ग था, उन बौद्धिक वर्ग ने भी बालिकाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और उसके बाद हंटर कमीशन हो गया, वुड डिस्पैच हो गया या लॉर्ड कर्जन की कमेटी हुई, ये सब जो है इन लोगों ने भी भारत में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुशंसा की और भारत में जो है महिलाओं या स्त्रियों की शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया। और इस प्रकार से ये जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर के
और 1947 में अर्थात देश की स्वतंत्रता के पूर्व के जो बीच का समय रहा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी वो नील से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे 1947 तक जो है इसमें अभूतपूर्व प्रगति होती है। और उसी के साथ साथ जो है 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो है भारत में बालिकाओं की या स्त्री शिक्षा संबंधी संस्थाओं की संख्या 28,196 हो जाती है और उसमें अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या 42,97,785 हो गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आज हम लोगों ने भारत में ब्रिटिश काल के समय में स्त्री शिक्षा या नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सुझाव को लिख सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आपके सुझावों का भी स्वागत है। आपके सुझाव को हम ध्यान में रखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।